बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम अपने कोर्स कंटेंट्स को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर के अंदर जिसका नाम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। योर क्लास इज़ BS ऑनर केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट। कोर्स टाइटल मैंने बता दिया, फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इस लेक्चर के। जब भी हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ ले जाता है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन में ये था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पे हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का, वो इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि वाई कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट। Then energetic of promotion of electron to become tetravalent। भी कार्बन अगर टेट्रावेलेंट होती है, फॉर दैट पर्पज़ एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है, उसको हम उसकी एनर्जेटिक्स को डिस्कस करेंगे। थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि मीथेन जो कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स जो हैं वो आइडेंटिकल क्यों हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सम अप करेंगे और फिर एज एन एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वी विल आल्सो डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। सो लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। मीथेन, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या हाइड्रोकार्बन का जिक्र होता है तो मीथेन सबसे पहले जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है उसकी एग्जांपल के तौर पे सामने आता है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि मीथेन में कार्बन हैज़ फॉर्म्ड 4 कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन। सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, जो भी आप बॉन्ड एंगल देखेंगे वो 109.5 डिग्री के करीब है, जो कि सेम है। ये उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ पर्सपेक्टिव फार्मूला ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के दरमियान जो ये डाइहाइड्रल बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.5 डिग्री। आप कोई भी 2 हाइड्रोजन ले लें तो उनके अंदर आपको यही एंगल मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉल एंड स्टिक मॉडल रिप्रेजेंटेशन है फॉर मीथेन। यहाँ पे ये सेंटर वाली जो कलर्ड ब्लैक बॉल है दैट रिप्रेजेंट द कार्बन एटम एंड द वाइट बॉल्स रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन, और इसके दरमियान जो स्टिक्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं 4 कोवलेंट बॉन्ड को। सो यहाँ से अगर हम इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करें तो हम देख सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मीथेन के अंदर चारों के चारों बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। अब हमें ये भी पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आपके सामने है कि फर्स्ट शेल के अंदर जो कि s ऑर्बिटल ही होता है तो 1s2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर 2 शेल इन्वॉल्व होंगे दैट इज़ 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो जाते हैं। अगर हम इसकी ऑर्बिटल के अंदर ज़रा फर्दर p ऑर्बिटल को फर्दर उसकी ओरिएंटेशन के मुताबिक डिवाइड करें px, py और pz के अंदर, तो ये हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आती है जो शो करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से कि कार्बन जो है उसके पास 2 पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दैट इज़ 2px एंड 2py। तो ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी क्या कहती है कि जनाब पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं और वही ओवरलैपिंग करते हैं। और अगर वीबीटी को सच मान लिया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी कार्बन को जो है कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 2। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 ही पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। So on the basis of this electronic configuration and considering the concept of valence bond theory true, it should be divalent. So फिर why it forms 4 bonds in methane? मीथेन के अंदर हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर भी शो किया है, जो कि एक ट्रुथ है, जो कि एक फैक्ट है दैट मीथेन जो है वो 4 बॉन्ड बनाती है। मीथेन के अंदर कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी उसके पास तो 2 पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो उसने 4 बॉन्ड कैसे बना लिए। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं
जो बेसिस है बॉन्डिंग की उसकी तरफ। ये आप लोगों ने एफएससी के अंदर जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, दूसरे एटम से इंटरेक्ट करता है इन ऑर्डर टू गेट इट सेल्फ स्टेबलाइज्ड। दूसरे लफ्ज़ों में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस हैं, और उन नोबल गैसेस के अंदर एक्सेप्ट हीलियम बाकी सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो हर एलिमेंट की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह आप लोगों की ख्वाहिश है कि आप अपनी लाइफ के अंदर स्टेबल हो जाएं, तो इसी तरह एलिमेंट की भी ये नेचुरल टेंडेंसी है इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज्ड। अब वो स्टेबलाइज कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो आइडियल गैसेस को आइडियलाइज करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, तो फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन उस वक्त करता है जब उसको पता होता है कि आफ्टर डूइंग बॉन्ड फॉर्मेशन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे अगर कार्बन डाइवेलेंट हो तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से उसका जो सेकंड शेल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 4 उसके अपने और 2 उसने शेयर कर लिए, तो 2 का इजाफा होगा तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। इस अगर 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम अचीव कर भी लेती है तब भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो उसके लफ्ज़ों में वो स्टेबलाइज नहीं होगी। तो डाइवेलेंट होना कार्बन के ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करता, कार्बन को स्टेबलाइज नहीं करता। लेकिन फॉर टाइम बिंग हम कंसीडर करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल से प्रोमोट हो जाए इनटू 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके पास जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये s के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है इनटू p एटॉमिक ऑर्बिटल, तो आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर कार्बन का जो सेकंड शेल है उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, यानी कि px में एक है, py में एक है और pz के अंदर एक है। ठीक हो गया। अब प्रमोशन अगर हो जाती है तो फिर कार्बन के पास ये चांस है कि वो 4 जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उनको दूसरे मेंबर के साथ शेयर कर सके। जब वो शेयर करेगा तो डेफिनेटली एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो अल्टीमेटली दूसरी तरफ से भी 4 आएंगे, तो 4 + 4 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू गेट इट सेल्फ स्टेबलाइज्ड, कार्बन के लिए मैंडेटरी हो गया कि वो प्रमोट हो जाए एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz ऑर्बिटल, ताकि उसके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएं। ठीक है, और 4 बॉन्ड बन सकें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम या क्वेश्चन अराइज होता है। आपको पता है कि s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। अगर आप ये पिक्चर देखें तो s को हमने थोड़ा सा नीचे ड्रा किया है और p को थोड़ा सा ऊपर। तो एनर्जी आपने एफएससी के अंदर पढ़ी होगी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी की जो सीक्वेंस है वो पढ़ा होगा। तो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा 2p से क्या होती है, कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन ने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाना है, प्रमोट होना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को 2s से 2pz के अंदर प्रमोट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो थ्योरेटिकली तो हम कहते हैं कि 4 बॉन्ड बनेगा, वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो क्या एनर्जेटिकली भी ये फिजिबल है या नहीं है? फॉर दैट रीज़न जो है हम थोड़ी सी इसकी एनर्जेटिक्स को डिस्कस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने अगर प्रमोट होना है फ्रॉम 2s ऑर्बिटल टू 2pz ऑर्बिटल, तो उसको एनर्जी जो चाहिए दैट इज़ 96 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक हो गया। हमें ये भी पता है कि अगर हम मीथेन, स्पेसिफिकली मीथेन की एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, तो इन द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ सिंगल CH बॉन्ड इज़ 105 किलो कैलोरीज पर मोल। इसका मतलब क्या है कि और अगर हमने उसको डिसोसिएट करना होगा, ब्रेक करना होगा, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन
4 CH बॉन्ड बनाती है तो इट हैज़ टू रिलीज़ 420 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको 420 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। जब सिस्टम से इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो स्टेबलाइज होगी। ठीक हो गया। अगर एक बॉन्ड बनता है तो 105, 2 बनते हैं तो 210, 3 बनते हैं तो 315 और 4 बनते हैं तो 420 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चली जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट ना हो, ये पहली वाली कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट ना हो तो कार्बन के 2p ऑर्बिटल में ही सिर्फ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, हाफ फिल्ड 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, 2 बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे और कार्बन क्या होगी, डाइवलेंट होगी। अगर कार्बन डाइवलेंट है तो वो कितने बॉन्ड बनाएगी, 2 बॉन्ड बनाएगी। अगर 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी, 210 किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाए तो कार्बन के पास एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्ड बना सके। अब एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने के लिए उसको स्पेंड करनी पड़ती है 96 किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 96 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी उसके ऊपर इन्वेस्ट करके उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज़ 210 किलो कैलोरीज पर मोल जो है वो एक्स्ट्रा निकल जाती है उस सिस्टम से। दूसरे लफ्ज़ों में उसको 210 किलो कैलोरीज का क्या हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि रिमेंबर दैट कि सिस्टम के अंदर जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही वो स्टेबलाइज होगा। ठीक है, किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाती है वो उतना स्टेबलाइज हो जाता है। तो अगर 210 निकल जाती है सिस्टम से तो वो ज़्यादा स्टेबल, दूसरे लफ्ज़ों में 210 किलो कैलोरीज़ का उसको फ़ायदा हो रहा हो। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे 96 स्पेंड करके उसको 210 किलो कैलोरीज़ एनर्जी का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये एनर्जेटिकली क्या हो गया, एडवांटेजियस हो गया। तो ये देख लें, ये और एनर्जी डायग्राम है। ये समझ लें कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, यानी कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जिसमें 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ अगर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे वो ये इतनी स्लोप या 96 किलो कैलोरीज एनर्जी स्पेंड करती है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी के इंक्रीज़ होने के बाद वो 4 बॉन्ड बना सकती है और नतीजतन उसकी जो उसके सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ होगी दैट इज़ 420 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो जनाब जो ग्राउंड स्टेट से सिस्टम है वो यहाँ पे आ गया है। दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या हो गया, मोर स्टेबलाइज हो गया और उसको जो नेट एनर्जी लॉस जो होगा उसके अंदर वो 210 किलो कैलोरीज माइनस 96 किलो कैलोरीज पर मोल इतना जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, ये तकरीबन आप देख लें कि 96 माइनस कर चलें 100 माइनस करते हैं तो 110 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो 114 के करीब जो है उसको क्या हो जाएगा, नेट जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे तय हो गया कि एनर्जेटिकली क्या है कि कार्बन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है तो एनर्जेटिकली क्या हो जाता है, वो फेवरेबल होता है। क्योंकि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जितनी एनर्जी स्पेंड कर रहा है उससे डबल अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है और सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ 2 कोवलेंट बॉन्ड। चलें जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तय पा गया कि कार्बन की फेवर में है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से 2p में चला जाए और वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना ले। अब हमें ये फैक्ट तो पता चल गया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड हैं। आप कार्बन हाइड्रोकार्बन देख लें, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लें, आपको हर जगह पे कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट नज़र आएगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि 4 जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो एक जैसे नहीं हैं। S से एक इलेक्ट्रॉन P में गया तो P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चारों ही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन S की एनर्जी कम है, P की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब उनसे बनने वाले बॉन्ड एक दूसरे से क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ईच, लेकिन हम जो देखते हैं जो फैक्ट है वो क्या है, ईच जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है हैज़ अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 1.10 एंगस्ट्रम, और कोई भी बॉन्ड आप तोड़ लें CH चारों में से, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करता है दैट इज़ 105 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर तो कार्बन ने
एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया है तो उसका एक बॉन्ड S से बनेगा और 3 P से बनेंगे। और अगर ऐसा होता है तो वो बॉन्ड्स को क्या होना चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। द बॉन्ड फाउंड विद द s ऑर्बिटल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द 3 बॉन्ड्स विच आर फाउंड बाय द p ऑर्बिटल। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन उभरता है कि हाउ कैन कार्बन कैन फॉर्म 4 आइडेंटिकल बॉन्ड यूजिंग 1s एंड 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, अब वो यूज़ क्या कर रहा है, एक ऐसा ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है और 3 p ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है। तो फिर वो एक जैसे जो बॉन्ड हैं वो कैसे बना सकता है, ये जो है वो क्वेश्चन ऑफ द डे है। सो इसका आंसर जो लाई करता है कि वो आइडेंटिकल क्यों है, वो बॉन्ड एक जैसे क्यों हैं, उनको एक जैसा उनकी बॉन्ड लेंथ क्यों है और उनकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है वो चारों की सेम क्यों है। तो उसका जो आंसर हमें मिलता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मिलता है। अब ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बेसिकली मिक्स्ड ऑर्बिटल होते हैं। मिक्स्ड ऑर्बिटल का मतलब कि कोई भी ट्रू ऑर्बिटल की आपने 4 टाइप्स पढ़ी है ना, S है, P है, D है और F है, ठीक है ना। तो ये ट्रू ऑर्बिटल है, ठीक। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, वो मिक्स्ड ऑर्बिटल होंगे। इन ऑर्बिटल्स का आपस में क्या होंगे, कम्बिनेशन होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वो मिल्क शेक होंगे, मोर देन 1 फ्रूट का, ठीक है। क्यों वो मिक्स्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं, क्योंकि वो कंबाइनिंग ट्रू ऑर्बिटल्स वो ओरिजिनेट होते हैं, बिकॉज दे रिजल्ट फ्रॉम कंबाइनिंग द ऑर्बिटल। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल इज कॉल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिंग इन 1931। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट इसकी पहली एग्जांपल की तरफ, दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इफ़ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड शेल, जो हमने कहा कि आफ्टर प्रमोशन क्या है, चारों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो आपस में कंबाइन हो जाएं और एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जनरेट करें जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो इनटू 4 इक्वल ऑर्बिटल, तो उसके रिजल्टेंट के तौर पे इस तरह की जो इंटरमिक्सिंग होगी, इस तरह की जो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स होगी, उसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। अब चारों के चारों जो ऑर्बिटल बनेंगे उनके अंदर S भी है और P भी है, क्योंकि अब हमने क्या किया, एक ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर के अंदर एक S ऑर्बिटल डाला और 3 P ऑर्बिटल। दूसरे लफ्ज़ों में आपने एक एप्पल डाला और 3 बनानास उसके अंदर डाल दिए और उसको क्या कर दिया, ब्लेंड कर दिया। अब जो रिज़ल्ट होगा उसके अंदर आपको बनाना का टेस्ट भी होगा और उसके अंदर एप्पल का टेस्ट भी होगा, लेकिन चूँकि बनाना की तादाद ज़्यादा है तो उसका टेस्ट ज़्यादा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आपको मिक्स टेस्ट मिलेगा। ईच ऑफ द 4 रिजल्टिंग ऑर्बिटल विल बी 1 पार्ट S एंड 3 पार्ट P। दिस टाइप ऑफ मिक्स्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड एन sp3 ऑर्बिटल। अब हर जो sp3 ऑर्बिटल है उसके अंदर जो टोटल तादाद है ऑर्बिटल की वो 4 है, और 4 के अंदर अगर हम s देखें तो वो 1 है और p क्या है, 3 है। तो 1 को 4 से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 25%। तो s चूँकि 1 है तो इसका मतलब उसका जो परसेंटेज है वो 25% है। हम कहते हैं कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो s करेक्टर है दैट इज़ 25%, और जो p चूँकि 3 है तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो आंसर आपके पास 75 आता है। तो इसका मतलब जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ले लें तो उसके अंदर s करेक्टर 25% होगा और p करेक्टर क्या होगा, 75% होगा। और चारों जो ऑर्बिटल नए बनेंगे जो अपॉर्शनड होंगे या डिस्ट्रीब्यूट होंगे इक्वली, उनके अंदर हर ऑर्बिटल के अंदर 25% आपको s करेक्टर मिलेगा और 75% p करेक्टर मिलेगा। यानी कि जो मिल्क शेक हमने बनाया है जिसके अंदर हमने एक एप्पल और 3 बनानास लिए हैं, उसको अगर आप 4 ग्लासेस के अंदर डाल दें तो जो भी ग्लास आप उठाएंगे उसके अंदर आपको सेम टेस्ट मिलेगा, यानी कि 25% आपका बनाना का शेयर होगा और 75% आपके पास 25% एप्पल का शेयर होगा और 75% बनाना का शेयर होगा। ठीक हो गया। सो द 4 sp3 ऑर्बिटल्स जो हैं अब जो बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देख लें तो यहाँ पे
ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुकी है, एस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आफ्टर प्रमोशन एक एस और 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल ये क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इंटरमिक्सिंग करते हैं और इनके नतीजे के तौर पे आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। अब ये चारों बनने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी ना पी के इक्विवेलेंट है ना एस के इक्विवेलेंट है, बल्कि क्या है, P से कम है और S से ज़्यादा है, लेकिन आपस में इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। इसलिए हम इनको डीजेनरेट कहते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है कि दे हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं ये बॉन्डिंग करेंगे तो इनसे बनने वाले चारों के चारों बॉन्ड क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, उनकी डिसोसिएशन एनर्जी भी सेम होगी। अब ऑर्बिटल की शेप आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी, आपने एस को पढ़ा कि ये स्फेरिकल है, पी को पढ़ा कि ये डम्बेल शेप में है, इसके 2 लोब्स होते हैं। ठीक है ना। तो पी ऑर्बिटल की तरह चूँकि पी करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से sp3 ऑर्बिटल के भी 2 ही लोब होते हैं, लेकिन पी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर बोथ द लोब है सेम साइज़। लेकिन जब हम sp3 ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उसके अंदर लोब्स का साइज़ सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब इंटरमिक्सिंग होती है s ऑर्बिटल एक लोब के अंदर ऐड होता है, इट एड्स टू वन ऑफ द लोब ऑफ p ऑर्बिटल, एंड अल्टीमेटली जब ये एक लोब के अंदर ऐड हो रहा है तो दूसरे लोब से क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हम कहते हैं कि इट एड्स टू वन लोब ऑफ द पी एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इट सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अदर लोब ऑफ द पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये इसकी पिक्टोरल डायग्राम है, ये देख लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस एटॉमिक ऑर्बिटल को स्फेरिकल शेप में शो किया गया है। पी एटॉमिक ऑर्बिटल के 2 लोब हैं, एक को ग्रीन कलर में लेबल किया गया, एक को ब्लू। ग्रीन इसलिए लेबल किया गया कि ये एस ऑर्बिटल ने एक लोब में ऐड करना है, तो जिस लोब में ऐड हो रहा है उसको हमने ग्रीन कर दिया, जिसमें ऐड नहीं हो रहा, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, उसको हमने ब्लू रहने दिया। तो जब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से हम कहेंगे कि दी एस ऑर्बिटल एड्स टू दी लोब ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि ग्रीन लेबल्ड है, और जो ब्लू है उसकी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से भी कम हो जाएगी, तो हम वहाँ पे उसकी जो साइज़ है वो कम ड्रा करेंगे। हम कहेंगे द एस ऑर्बिटल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दी लोब ऑफ दी पी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये हमने हाइब्रिडाइजेशन को पहले हमने इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट किया था, यहाँ हम ऑर्बिटल के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास वही चीज़ है जो पहले मैं एक्सप्लेन कर आया हूँ कि ये एस एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उनकी एनर्जी भी क्या है, सेम है। इनमें एक लोब का साइज़ ज़्यादा है और एक दूसरे का स्मॉल है, क्योंकि ऊपर वाले लोब के अंदर एस ऑर्बिटल ऐड हो रहा है और ये नीचे वाला लोब जो है इसमें चूँकि सब्सट्रैक्शन हुई है, जब किसी चीज़ से सब्सट्रैक्शन होती है तो उसका साइज़ कम हो जाता है। तो ऊपर वाले लोब में समझ लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है नीचे वाले लोब की निस्बत। तो यहाँ पे चारों के चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो इक्वल एनर्जी हैं। अब जब चारों के चारों ऑर्बिटल बन जाते हैं, चूँकि ये कार्बन के ही हैं तो कार्बन के न्यूक्लियस के अराउंड ही ये ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो जब ये चारों के चारों ऑर्बिटल बन जाते हैं तो ये ख़ुद को ओरिएंट करते हैं, अरेंज करते हैं स्पेस में इस तरह कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर हों। So the 4 orbital arrange themselves in space in a way that allows them to get as far away from each other as possible. Because reason उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर बनती है कि ये कार्बन है सेंटर में और ये चारों sp3 ऑर्बिटल्स हैं जो कि डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ताकि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और नतीजे के तौर पे जो ईच बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.5 डिग्री का हो जाता है। ठीक है। अब मीथेन के अंदर देखते हैं। मीथेन के अंदर क्या है कि कार्बन के जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं और ओवरलैप करते हैं विद 4 हाइड्रोजन एटम, और हर हाइड्रोजन एटम जो है आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, तो 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप करता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे हमने सिर्फ बिगर लोब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके सिर्फ बिगर लोब शो किए हैं, स्मॉलर लोब को हमने हाइड कर दिया है कन्वेंशनल।
डायरेक्शनली, ठीक है। सो एन ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मीथेन इज शोइंग द ओवरलैप ऑफ ईच sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। फॉर क्लैरिटी द स्मॉलर लोब ऑफ द sp3 ऑर्बिटल्स आर नॉट शोन। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो हैं, लेकिन वहाँ पे ओवरलैपिंग का चांसेस कम है। जो ज़्यादा डेंसिटी है, जो बिगर लोब है, उसके साथ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, इसलिए वहीं पे ही ओवरलैपिंग होती है। अब ये दोबारा वही पिक्चर है जो शो की है। तो ये जनाब आपका रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 109.5 डिग्री का होता है। और जनाब ये उसका बॉल एंड स्टिक मॉडल है मीथेन का। The angle formed between any two bonds of methane is 109.5। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। दिस बॉन्ड एंगल इज कॉल्ड द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। क्यों इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं? क्योंकि हम पहले आपको पिक्चर शो कर चुके हैं कि जो टेट्राहेड्रॉन है उसके कॉर्नर से अवे ये पॉइंटेड आउट होता है। दिस बॉन्ड इज एंगल इज कॉल्ड टेट्राहेड बॉन्ड एंगल। इसी तरह टेट्राहेड्रल कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन है जो कोवलेंट बॉन्ड बना रही है यूजिंग 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसको हम टेट्राहेड्रल कार्बन एटम कहते हैं। ये टर्म आगे काफ़ी दफ़ा यूज़ होगी, इसलिए इसको जहन नशीन कर लें। अ कार्बन दैट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग 4 इक्विवेलेंट sp3 ऑर्बिटल इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ इथेन। इथेन के अंदर आपको पता है कि 2 कार्बन एटम हैं और हर कार्बन जो इथेन का है वो क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है? इट हैज़ अंडरवेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो 4 बॉन्ड हर कार्बन ने बनाए हुए हैं। सपोज इस कार्बन को लेते हैं तो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है। इस कार्बन को ले लें तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और 1 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो इसका भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? आपके पास 2 कार्बन एटम हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। आपको पता है हर कार्बन के पास 4 sp3 एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इस कार्बन के पास भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब 3 बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं? हाइड्रोजन के साथ, और 1 बॉन्ड हर कार्बन ने बनाया है दूसरी कार्बन के साथ। तो यहाँ पे 2 तरह की ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। एक sp3 की ओवरलैपिंग हो रही है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी so each carbon undergo sp3 hybridization. One sp3 orbital of one carbon overlap an sp3 orbital of other carbon to form cc bond। तो यहाँ पे ये जो sp3 ऑर्बिटल दोनों कार्बन एटम के हैं ये आपस में ओवरलैप होकर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जनरेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और सिमिलरली जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहे हैं और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जनरेट कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं दिस CC बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय sp3 ओवरलैप, और जो CH बॉन्ड है इज़ फॉर्म्ड बाय द sp3s ओवरलैप। सो ईच ऑफ द बॉन्ड एंगल इन इथेन इज़ नियरली द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ ईच CC बॉन्ड इज़ 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109.6 है, जो कि 109.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि sp3 ओवरलैप ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि दूसरी तरफ कार्बन एटम है तो थोड़ा सा हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ये इस हाइड्रोजन को रिपेल करता है, ये जो बॉन्ड पेयर है कंपैरेटिवली, और उसके नतीजे के तौर पे आपके पास ये जो बॉन्ड एंगल है अ बिट ग्रेटर हो जाता है। अब यहाँ पे चूँकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हुआ और ये जो 2 हाइड्रोजन है इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रम है। अब ये 1.54 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कार्बन sp3 की दूसरे कार्बन sp3 के साथ हो रही है, जबकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो कार्बन sp3 की s ऑर्बिटल के साथ हो रही है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंट है, इसलिए हाइड्रोजन का साइज़ कम है, लिहाजा ये इनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? कम है। जबकि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो साइज़ दोनों का हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑफ इथेन ये शो कर रहा है। सो अब यहाँ पे जो हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की, दैट इज़ मीथेन एंड एथेन, उनके अंदर सारे के सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं।
क्योंकि वो एंड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हैं। आपने एफएससी के अंदर पढ़ा होगा साइड वाइज ओवरलैप और एंड ऑन ओवरलैप पढ़ा होगा, याद होगा। एक हेड टू हेड ओवरलैप होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल ऑर्बिटल और एक साइड वाइज ओवरलैप होता है, ठीक है ना। जब हेड ऑन ओवरलैप या एंड ऑन ओवरलैप होता है तो उसके नतीजे के तौर पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैप होता है ऐसे तो उसके नतीजे के तौर पे क्या बनता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जितने भी मीथेन के अंदर 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और इथेन के अंदर हर कार्बन के 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, सारे ही बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड है, दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो दे आर ऑल फाउंड बाय द एंड ऑन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑल सिंगल बॉन्ड्स फाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर सिग्मा बॉन्ड। ठीक हो गया, ये उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है इथेन की, ठीक है, वो जो है इलिस्ट्रेटिंग द ओवरलैप ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन विद एन sp3 ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन इज सिमिलर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द एंड ऑन ओवरलैप ऑफ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर p भी ओवरलैप करेंगे, जिस तरह p एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इसी तरह sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ओवरलैप करते हैं। तो ये सिमिलर है, ये आगे पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हर sp3 ऑर्बिटल के पास कितना है, 75% p करैक्टर है, इसलिए जो p करैक्टर है वो डोमिनेट करता है। तो ओवरलैप जो है वो सिमिलर होता है जिस तरह p एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड का है, ये एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। अब ये देखें, ये sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, चूँकि इसकी शेप p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या है, p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जो है मैच कर रही है। तो इस वजह से जो ओवरलैपिंग एंड ऑन ओवरलैपिंग है वो भी p एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह होती है, क्योंकि इसके पास 75% p एटॉमिक ऑर्बिटल का करैक्टर है। तो ये दोनों आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक हम बॉन्डिंग कहते हैं जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को एंटी बॉन्डिंग कहते हैं जिसको सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो चूँकि इन दोनों के दरमियान 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के पास, तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे एज़ पर प्रिंसिपल तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। यहाँ पे वो पेयर अप हो जाएंगे, बजाय इसके कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए और एक हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में जाए। तो यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर लोकेट होंगे एज़ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रिंसिपल, पॉली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये उसके मुताबिक जो है फिलिंग होती है। चलें जी, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई करेंगे इथीन और इथाइन के ऊपर। ये बात जहन में रहे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए है वो स्ट्रक्चर जो वीबीटी के ऊपर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, यानी कि कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है वो वीबीटी पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम फिर लेके आए हैं क्या, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि ना सिर्फ टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन करता है बल्कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स आइडेंटिकल होने को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसके ऊपर फर्दर मैं बात करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे कल की क्लास डिस्कशन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।